बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 17 सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का पार्ट जो है 5 करने जा रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट देखेंगे। एंट्रोपी क्या है, ये चैप्टर के टॉपिक्स आपके तमाम हो जाएंगे। अगले पार्ट के अंदर हम जो है वो देखेंगे क्या, आपको पता है कि वीडियो जब ये टॉपिक्स निमट जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम जो है सारे वर्कड एग्जाम्पल्स और सारे सेल्फ असेसमेंट्स जो हैं वो एक ही वीडियो में मैं निपटा दूंगा। फिर एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, एमसीक्यूज़ और जो है वो सीआरक्यूज़, ईआरक्यूज़ और न्यूमेरिकल्स। ठीक है भाई, तो पहला टॉपिक है आज का एंट्रोपी क्या है, इसको देखेंगे। इसकी डेरिवेशन है और इसमें जो है वो एफिशिएंसी भी देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा सॉरी एफिशिएंसी तो नहीं देखेंगे इसके अंदर। अच्छा, इसके अलावा दूसरा टॉपिक जो है इसी के अंदर वो भी डेरिवेशन का ही है। इंक्रीज़ इन एंट्रोपी मीन्स, इंक्रीज़ इन एंट्रोपी मीन्स डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है भाई, और तीसरा टॉपिक जो है वो इसके अंदर थ्योरेटिकल है, ओरली इसके ऊपर बताऊंगा मैं। ठीक है, क्योंकि टॉपिक तो कोई नहीं छोड़ना ना हमने बुक का। एनर्जी इज़ डिग्रेडेड इन ड्यूरिंग ऑल नेचुरल प्रोसेसेस, एनर्जी इज़ डिग्रेडेड during all natural processes, all natural processes। और आखिरी टॉपिक जो है वो भी थ्योरेटिकल ही है, उसके ऊपर भी रोशनी डालूंगा। टू द पॉइंट क्या है, सिस्टम टेंड्स टू बिकम लेस ऑर्डरली ओवर टाइम। सिस्टम, ये टॉपिक बहुत बड़े बड़े है, नाम बड़े बड़े नज़र आ रहे होंगे आपको, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, इनके अंदर बड़ी मज़े मज़े की बातें हैं और कोई टेंशन की बात नहीं। सिस्टम टेंड्स टू बिकम लेस ऑर्डरली ओवर टाइम। ठीक है भाई, ये टॉपिक्स हैं जो कि हम देखेंगे। पिछली वीडियो अगर आपको देखनी हो तो यहाँ ऊपर देखा करें। मैं ये बता रहा हूँ, हर वीडियो के अंदर बता रहा हूँ कि पिछला पार्ट अगर देखना हो, नए आने वाले हैं, पिछला पार्ट देखना, ऊपर देखें, आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें, पिछला पार्ट देख लीजिए। ठीक है, दूसरी चीज़, अगला पार्ट अगर देखना हो तो वीडियो के एंड में इसी स्क्रीन के ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा अगले पार्ट का। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, क्योंकि आप सेकेंड ईयर फिज़िक्स देख रहे हैं तो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री भी देख रहे होंगे और यकीनन ये भी चाह रहे होंगे कंप्लीट लेक्चर आपको सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के मिल जाएं, पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स के, तो वो भी मौजूद हैं। सारे बना चुका हूँ मैं, सारे अपलोड कर चुका हूँ, प्लस एक ग्रैंड टेस्ट नोमेनक्लेचर का वो भी मौजूद है, 2 घंटे का। बार बार कीजिएगा वो, ताकि नोमेनक्लेचर के ऊपर आपकी ग्रिप हो। इसके अलावा जो है वो हर चैप्टर का पहला पार्ट, क्योंकि आप यकीनन ये पहला पार्ट भी हर चैप्टर का देखना चाहेंगे ना, तो वो भी आपको वीडियो के लास्ट में ही स्क्रीन पर पहला पार्ट भी मिल जाएगा हर चैप्टर का। और अगर सेकंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 का ही पहला पार्ट चाहिए तो वो भी आपको लास्ट में स्क्रीन के ऊपर ही, जैसे ये वीडियो ख़त्म होगी आपको नज़र आएगा, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट आप जो है वो पहले चैप्टर के पहले पार्ट में पहुँच जाएंगे। ठीक है, ये सारी तरतीब मैंने बनाई हुई है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर। ये ज़रा हमारे पास एंट्रोपी क्या है। एंट्रोपी, इसको डिसऑर्डरनेस कहते हैं। एंट्रोपी एक लफ्ज़ में अगर बताऊँ ना, इसकी मिसाल वही अगर हम दें कि आप 100 रुपये का पेट्रोल, आप बाइक चला रहे हैं अपनी और 100 रुपये का पेट्रोल आप जो है वो डाल रहे हैं, पेट्रोल डाल रहे हैं कितने का, 100 रुपये का अपनी बाइक में। तो आप यही चाहेंगे कि भाई 100 रुपये का पेट्रोल डाल रहा हूँ तो मेरी बाइक जो है वो 100 रुपये का पेट्रोल पूरा खर्च करके 100 रुपये का चले, 100 रुपये की इसकी रनिंग भी हो, मतलब जितने का पेट्रोल आप डाल रहे हैं उतने की बाइक चले। लेकिन प्रॉब्लम यही तो है यहाँ पर, यही तो है,
सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही तो कहता है कि भाई जितना पेट्रोल आप डाल रहे हैं वो सारा का सारा यूटिलाइज नहीं होगा। वो सारे के सारे 100 रुपये के पेट्रोल से वो सारा का सारा 100 रुपये का पेट्रोल वर्क नहीं करेगा बाइक के ऊपर कि बाइक आपकी चलती ही रहे, ना ना ना, बल्कि 100 रुपये में से 30 रुपये का पेट्रोल जो है बस उसी से वर्क होगा, वही वर्क करेगा। 30 रुपये का पेट्रोल ही वर्क करेगा बाइक के ऊपर, उससे आपकी बाइक चलेगी। बाकी 70 रुपये का पेट्रोल कहाँ चला गया? 70 रुपये का पेट्रोल हीट लॉस एनवायरनमेंट में चला गया, हीट लॉस ज़ाया हो गया। यही है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये तो मैंने आसान ज़बान में समझा दी कि आपके पास पेट्रोल आपने 100 रुपये का डलवाया तो उसमें से पेट्रोल जो है सिर्फ 30 रुपये का काम कर रहा है, 30 रुपये का काम ले रहा है पेट्रोल बाइक से। 30 रुपये की बाइक चल रही है, बस 30 रुपये के पेट्रोल से बाइक चल रही है। बाकी 70 रुपये का पेट्रोल जो है वो हीट लॉस ज़ाया हो रहा है। यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, लॉर्ड केल्विन ने यही कहा है और इसी को एक दूसरी शक्ल में रुडोल्फ क्लॉजियस ने भी बोला है। ठीक है, अब एंट्रोपी ख़ास तौर पे ये हीट लॉस है ना, इसके ऊपर बात करती है। किसके ऊपर? इसके ऊपर बात करती है कि इसको ज़रा कैलकुलेट किया जाए कि ये जो हमारा हीट लॉस हो रहा है, डिग्रेडेशन जो हो रही है एनर्जी की, इसके ऊपर ख़ास तौर पे बात की जा रही है। ठीक है, अब एंट्रोपी क्या है? डिसऑर्डरनेस, मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस, बेतरतीबी। भाई ये बेतरतीबी है ना, ये हीट लॉस जो हो रहा है एनवायरनमेंट के अंदर जा रही है आपका, ये एनवायरनमेंट में जो आपकी एनर्जी ज़ाया हो रही है, ये क्या है? ये डिसऑर्डरनेस है ना, बेतरतीबी है ना। तरतीब से तो मामला नहीं हो रहा ना। आप तो ये चाहते हैं यार 100 रुपये का पेट्रोल डाला है तो 100 रुपये की बाइक चले ना। अब ये थोड़ी कि 100 रुपये का पेट्रोल डाला उसमें से 30 रुपये की बाइक तो चल रही है, 70 रुपये जो है हीट लॉस हो रहा है। तो ये क्या है? ये ऑर्डर में है, ये तरतीब में है। ये तरतीब में तो नहीं है, ये ऑर्डर में तो नहीं है, ये डिसऑर्डरनेस है। और इसी को हम क्या कहते हैं? एंट्रोपी कहते हैं। अगर आप इस डिसऑर्डरनेस को मेजर करना चाहते हैं कि ये कितना डिसऑर्डर हुआ भाई, कि कितना हीट लॉस हुआ, तो असल में आप एंट्रोपी को हैंडल कर रहे हैं। इसी डिसऑर्डर की अगर आप बात करते हैं तो असल में आप एंट्रोपी की बात करते हैं। रुडोल्फ क्लॉजियस ने ये कॉन्सेप्ट दिया था 1865 में कि इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि भाई ये जो हमारा डिसऑर्डर नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये हीट लॉस की सूरत में लॉर्ड केल्विन और रुडोल्फ क्लॉजियस का बड़ा काम है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर जो है ना, बहुत ज़्यादा। तो रुडोल्फ क्लॉजियस ने ये बात की, उसने बोला यार इसको भी ज़रा मेजर करके देखें, एंट्रोपी को भी, ये डिसऑर्डरनेस जो है इसको मेजर करके देखें, ये हीट लॉस जो हो रहा है, ठीक है, ये एनर्जी लॉस जो हो रहा है, इसको भी मेजर करके देखें। और दूसरा मतलब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लेके आएँ, और इसका आसान मतलब इसकी इक्वेशन कोई होनी चाहिए, इसकी इक्वेशन कोई होनी चाहिए। ये सारे काम जो है इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं जिसको हम एंट्रोपी कहते हैं। तो एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया भाई। अब इसके हवाले से पॉइंट्स जो है जल्दी जल्दी नोट कर लें आप, ये पॉइंट्स इसके हवाले से क्या क्या हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, वरना आप फिर गुम हो जाएंगे इसके अंदर, एंट्रोपी के अंदर। जल्दी जल्दी इसके लिए लिख लीजिए। सबसे पहले किसने इसके ऊपर बात की? एंट्रोपी को किसने एक्सप्रेस किया, किसने डिस्कवर किया, किसने सबसे पहले बात की? जर्मन फिजिसिस्ट या मैथमेटिशियन, जर्मन फिजिसिस्ट या मैथमेटिशियन, क्या नाम था इनका? रुडोल्फ क्लॉजियस। रुडोल्फ क्लॉजियस, ठीक है भाई। कब बात की थी इन्होंने? 1865 में बात की थी। वाई, क्यों बात की थी एंट्रोपी के ऊपर? मेजर करना चाहते थे, ये इक्वेशन बनाना चाहते थे, नापना चाहते थे किसको? टू क्वांटिटेटिव बेसिस ऑफ सेकंड लॉ, क्वांटिटेटिव
बेसिस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स को जो है वो क्वांटिटेटिव बेसिस पे लेके आना चाहते थे। जब भी ये क्वांटिटेटिव बेसिस की बात होती है ना, तो इसका आसान सा मतलब ये है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, इसका फार्मूला, इसकी इक्वेशन, वो इसके ऊपर काम करना चाहते थे। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के कौन से हिस्से की तरफ ख़ास तौर पे, वो वाला जो कि डिसऑर्डरनेस की बात करता है, जो कि वेस्टेज ऑफ एनर्जी की बात करता है, जो हीट लॉस की बात करता है। ठीक है, अच्छा ये वजह है इसकी। अब देखें, टॉपिक कोई छोड़ नहीं सकते ना, हम टॉपिक छोड़ नहीं सकते यार। आपको क्या पता, अब मैं भी कोचिंग या कॉलेज की तरह जो होता है, टीचर्स वगैरह जो करवाते हैं, मजबूरी है उनकी, उनको सिलेबस मुकम्मल करके देना होता है ना। और हमारे यूट्यूबर साथी भी बहुत सारे जो यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं ना, तो वो भी बड़ा तकलीफ़ दह अमल ये करते हैं कि वो बहुत सारे टॉपिक्स छोड़ देते हैं जल्दी जल्दी के चक्कर में, बस चैप्टर मुकम्मल हो जाए और बेहतरीन काम हो जाए और बल्ले बल्ले हो जाए कि यार बात ये नहीं, टॉपिक आप छोड़ देते हो। देखो जुल्म है ना ये स्टूडेंट के ऊपर। आप चैप्टर के अंदर से एक टॉपिक छोड़ देते हो, आपको क्या पता वो जो टॉपिक आपने छोड़ दिया उस बच्चे का एंट्री टेस्ट के अंदर, एमडी कैट के अंदर, ई कैट के अंदर, या कुछ बच्चे इंडिया से हैं, जी मेंस, एडवांस, नीट के टेस्ट दे रहे हैं, वो जो टॉपिक आपने छोड़ दिए, क्या उनमें से कोई एमसीक्यू नहीं आएगा? क्या कोई सवाल उनमें से नहीं बनेगा? क्या यहाँ तो मुकाबला चलता है ना, एमडी कैट, ई कैट के अंदर कंपटीशन होता है। वो एक टॉपिक की वजह से वो एक एमसीक्यू रह जाता है, उनकी रेपुटेशन डाउन हो जाती है, उनका सारे मेरिट का जनाजा निकल जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरफ तो ऐसा नहीं होता। हर टॉपिक जो है उसके ऊपर बात होती है, हर टॉपिक। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या कहती है? वैसे तो मैंने आपको बता दिया है डेफिनेशन ऊपर। इसकी क्या है? डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम, ये सिस्टम की बेतरतीबी है ना भाई। मिसाल के तौर पर सिस्टम वो गैस है ना, गैस डिसऑर्डर शो कर रही है ना, पूरा काम नहीं कर रही ना। जितना काम हम गैस के ऊपर कर रहे हैं, जितनी हीट गैस को दे रहे हैं, गैस उस हीट को आगे वर्क डन में कन्वर्ट फुल नहीं कर रही ना। तो ये डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। ठीक है भाई, इसकी दूसरी डेफिनेशन हमारे पास क्या है, इसको भी नोट कर लें। मेजर ऑफ अ सिस्टम्स, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है, इसको आप लिख सकते हैं। मेजर ऑफ अ सिस्टम्स, मेजर ऑफ अ सिस्टम्स, थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर, पर यूनिट टेम्परेचर, पर यूनिट टेम्परेचर that is unavailable, that is unavailable, that is unavailable for doing useful work, for doing useful work, यही है ना यूजफुल वर्क। अब ये क्या है? मेजर ऑफ सिस्टम्स थर्मल एनर्जी, सिस्टम की थर्मल एनर्जी को आप मेजर कर रहे हैं। मेजर ऑफ सिस्टम्स थर्मल एनर्जी, या सिस्टम्स हीट, या सिस्टम्स एनर्जी, ठीक है, उसको आप मेजर कर रहे हैं पर यूनिट टेम्परेचर। 1 डिग्री या 1 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर सिस्टम्स की थर्मल एनर्जी कितनी है उसको मेजर करना। अब ये कौन सी थर्मल एनर्जी है, ये कौन सी हीट है सिस्टम के पास, जो कि हर डिग्री के हिसाब से आप देख रहे हैं। ये वो थर्मल एनर्जी है, ये वो हीट है दैट इज़ अनअवेलेबल फॉर डूइंग यूजफुल वर्क, जो कि दस्तयाब नहीं है, जो कि मौजूद नहीं है। किस लिए? वर्क डन के लिए। तो फिर ये कहाँ गई? जो अनअवेलेबल है, जो दस्तयाब नहीं है, जो मौजूद नहीं है। भाई हीट लॉस हो गई। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, 70 रुपये का पेट्रोल ज़ाया हो गया, 70 रुपये का पेट्रोल एनवायरनमेंट में चला गया हीट लॉस की शक्ल में, अनअवेलेबल हो गया। वो 70 रुपये का पेट्रोल अगर हीट लॉस की शक्ल में ज़ाया नहीं होता तो अवेलेबल होता यूज़फुल वर्क के लिए, ऐसी बात है। लेकिन वो 70 रुपये का पेट्रोल अनअवेलेबल है यूज़फुल वर्क के लिए। मतलब हीट लॉस जो है
वो अनअवेलेबल है। यानी कि थर्मल एनर्जी, ये वो थर्मल एनर्जी है जो कि अनअवेलेबल है, जो अवेलेबल नहीं है, दस्तयाब नहीं है यूज़फुल वर्क के लिए, ये लॉस हो चुकी है। तो ये डेफिनेशन 2 हो गई आसान सी। डिसऑर्डर्स ऑफ द सिस्टम, कोई पूछता है एंट्रोपी क्या है भाई, डिसऑर्डर्स ऑफ द सिस्टम, वो बोलता है कि और ज़रा क्लियर करें तो आप बताएं, मेजर्स ऑफ द सिस्टम थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर दैट इज़ अनअवेलेबल फॉर डूइंग यूज़फुल वर्क। वो बोलता है और क्लियर करें तो भाई उसको बोलो आसान सी बात है यार, आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही कहता है कि जितनी हीट एनर्जी आप सिस्टम देगा वो पूरी की पूरी हीट एनर्जी जो है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी, बल्कि 70% ज़ाया हो जाएगी। वो थर्मल एनर्जी वो अनअवेलेबल होगी फॉर डूइंग वर्क, सिर्फ 30% जो है वो काबिल इस्तेमाल है। एंट्रोपी उसकी बात करता है जो ज़ाया हो गई, एंट्रोपी उस थर्मल एनर्जी की बात करता है, एंट्रोपी उस हीट की बात करता है जो अनअवेलेबल है, ज़ाया हो गई एनवायरनमेंट में, उसके मेजरमेंट की बात करता है एंट्रोपी। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। रीजंस ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, इसके पीछे वजह क्या है। हाँ, अब ये भी तो देख लेते हैं ना कि यार इसके पीछे वजह क्या है, रीज़न क्यों हो रहा है डिसऑर्डर के पीछे, या रीजंस ऑफ एंट्रोपी, रीजंस ऑफ एंट्रोपी। बस ये मोटी मोटी बातें लिख लें, ठीक है, रीजंस ऑफ एंट्रोपी, फिर इसकी डेरिवेशन की तरफ चलेंगे। रीजंस ऑफ एंट्रोपी, रीजंस ऑफ डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम, रीजंस ऑफ डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम, या रीजंस ऑफ रीजंस ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। ठीक हो गया भाई। और आपसे रीजंस ऑफ एंट्रोपी पूछा जाता है, रीजंस ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम जो है वो पूछा जाता है, तो इसके पीछे वजह क्या है। इसके पीछे वजह है रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास अगर आपको याद हो पीछे हमने क्या देखा था, हमने देखा था बाइक की जगह अगर हम बात कर रहे हैं तो बाइक के अंदर इंजन लगा हुआ है, ठीक है, बाइक चल रही है। उसकी वजह क्या है, आप बाइक में पेट्रोल डाल रहे हैं, वो पेट्रोल कहाँ पे जा रहे हैं, इंजन में जा रहा है। इंजन के अंदर क्या लगा हुआ है, सिलेंडर लगा हुआ है। सिलेंडर के अंदर क्या मौजूद है, पिस्टन मौजूद है, और यहाँ पर सारा इग्निशन का सिस्टम मौजूद है। स्पार्क मिलता है उस पेट्रोल को, उस स्पार्क से ये पेट्रोल बर्न होता है, जलता है, जिससे हीट बनती है, हीट में कन्वर्जन होती है और गैस में कन्वर्जन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर्स, इनमें कन्वर्जन होती है। और ये आपका सिस्टम जो है, जो पहले पेट्रोल था अब गैस बन चुका, ये आपका सिस्टम इस हीट को ले जाके वर्क डन करवाना शुरू करता है। कहाँ पर, पिस्टन को ऊपर लेके जाता है, पिस्टन को ऊपर लेके जाता है उस सिलेंडर के अंदर से, जिससे पिस्टन के साथ मौजूद दूसरी चीज़ हरकत करती है, उसके साथ मौजूद तीसरी हरकत करती है, चौथी, पांचवी, छठी, और फाइनली वो चीज़ हरकत करती है जो कि टायर्स के साथ कनेक्ट है। और वो जब हरकत करती है तो टायर्स हरकत करते हैं और आपकी बाइक हरकत करती है। दोबारा पूरा सिनेरियो मैंने आपको बाइक का, इंजन के अंदर सिलेंडर का, पिस्टन का, और सिस्टम जो यहाँ पर गैस है उसका। अब मुझे बताइए, ख़ास तौर पर इस गैस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो ये गैस जो है ये किससे मिल के बनी है भाई। ये गैस जो हीट को लेके जा रही है पिस्टन की तरफ, गैस जाके हिट कर रही है ना पिस्टन को उस सिलेंडर के अंदर, तो ये गैस हीट लेके जा रही है। ये गैस बनी हुई किससे, ये पार्टिकल्स से मिलके बनी है भाई, ये गैस मॉलिक्यूल्स से मिलके बनी है। ठीक है, जितनी ज़्यादा हीट इसके पास होगी गैस के मॉलिक्यूल्स के पास, गैस के मॉलिक्यूल्स उतना ही तेज़ी से हरकत करेंगे, उनका रैंडम मोशन उतना ही तेज़ी से होगा, और जितना तेज़ी से होगा उतना ही उसके अंदर डिसऑर्डर क्रिएट होगा, उतना ही उसके अंदर एंट्रोपी डेवलप होगी। अब ज़रा कोर कॉन्सेप्ट ले लीजिएगा दोबारा से, ये समझना बहुत ज़रूरी है।
वरना आपको डेरिवेशन समझ में नहीं आएगी। आपको पता है हीट फ्लो करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, या फिर हीट फ्लो करती है हॉट एनवायरनमेंट से कोल्ड एनवायरनमेंट की तरफ, या फिर हीट फ्लो करती है जहाँ हीट ज़्यादा है वहाँ से फ्लो करती है जहाँ हीट कम है। ऐसी बात है। अब ये जो हीट फ्लो कर रही है ज़्यादा से कम की तरफ, तो खुद थोड़ी ना कर रही भाई, कोई ना कोई तो चीज़ है ना यहाँ पर जो कि इस हीट को लेके जा रही है एक जगह से दूसरी जगह। गैस वो किससे मिलके बनी है? मॉलिक्यूल्स से मिलके बनी। तो यहाँ पर ये गैस के मॉलिक्यूल्स जो जा रहे हैं हाई टेम्परेचर एरिया से लो टेम्परेचर एरिया की तरफ, ठीक है, हाई टेम्परेचर एरिया से लो टेम्परेचर एरिया की तरफ। इनकी स्पीड ज़्यादा है, मतलब रैंडमनेस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हीट यहाँ पे ज़्यादा है ना, हीट यहाँ पे ज़्यादा है। ये एक टेम्परेचर T1 है, ये एक टेम्परेचर T2 है। यहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर हीट बहुत कम है। यहाँ से यहाँ फ्लो होगा ना मामला, हीट यहाँ से यहाँ जाएगी ना, यहाँ कम है हीट, यहाँ ज़्यादा। तो जब ये फ्लोइंग होगी तो ये मॉलिक्यूल्स फ्लो होंगे ना, तो उनके रैंडम मोशन में इजाफा हो जाएगा, वो बिखरेंगे जी। जब हम यहाँ से कह रहे हैं कि यहाँ से हीट जो है वो, ये एरिया जो है वो ज़्यादा हीट रखता है, ये एरिया जो है वो कम हीट रखता है, यहाँ से गैस यहाँ की तरफ मूव कर रही है, हीट अकेली थोड़ी ना जाएगी, गैस ही जा रही है उस हीट को लेके। तो गैस जो है उसके वो मॉलिक्यूल्स से मिलके बनी है। आप देखें मॉलिक्यूल्स बिखरना शुरू हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स बिखरेंगे। जो यहाँ पर वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में मॉलिक्यूल्स गैस के थे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इनका मोशन रैंडम होता चला जाएगा। ये रैंडम मोशन, मॉलिक्यूल्स बिखरना शुरू हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो ये रीज़न है, ये वजह है डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम का कि रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। तो हमारे सिस्टम जो है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो मोशन है, उनकी जो हरकत है, उसके रैंडमनेस में इजाफा हो जाता है, उसके रैंडमनेस में इजाफा हो जाता है, ठीक है। और ये कब होता है? जब हीट फ्लो करती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है लेकिन इतना नहीं है, ठीक है, आप इंशाल्लाह इसको समझ जाएंगे। ये मैंने बना दी, ये कोर कॉन्सेप्ट है, यही चल रहा है अभी, ठीक है। ये बात भी हो गई। अब एंट्रोपी इन थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल हो रही है जिसको हम सॉर्टिंग कहते हैं सॉर्ट आउट होना। ये हॉट ऑब्जेक्ट है, ये कोल्ड ऑब्जेक्ट है। सॉर्टिंग, सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? सॉर्ट का मतलब अलग अलग करना होता है, सॉर्टिंग। तो अगर ये सॉर्टिंग हुई हुई है, ये ऑब्जेक्ट अभी भी हॉट ही है, ये ऑब्जेक्ट अभी भी कोल्ड ही है, इसका मतलब ये हुआ कि सॉर्ट आउट हुए हुए दो अलग रीजन्स। ये हॉट रीजन है, ये कोल्ड रीजन है। अभी इनके दरमियान कोई मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स वगैरह नहीं हो रहा। तो क्या है यहाँ पर? कोई बेतरतीबी है? नहीं भाई। कोई डिसऑर्डरनेस है? नहीं। कोई एंट्रोपी है? नहीं, क्योंकि प्रोसेस तो शुरू ही नहीं हुआ ना अभी। अभी तो ये अपनी जगह पर सॉर्ट आउट हुआ है। हॉट रीजन, कोल्ड रीजन सॉर्ट आउट हुआ है। दूसरे लफ्ज़ों में इसको हम कहते हैं ये सॉर्टिंग हुई हुई है। लेकिन जैसे ही ये प्रोसेस शुरू होता है, अब क्या होता है? ये सॉर्टिंग जो है वो ख़त्म होने लगती है। ये सॉर्टिंग जो है वो ख़त्म होने लगती है। ये सॉर्टिंग को मैंने ख़ास तौर पे इसलिए बताया आपको क्योंकि आप जब लेक्चर वगैरह अटेंड करेंगे ना, या नोट्स वगैरह में से पढ़ रहे होंगे, तो ये सॉर्टिंग आ जाएगा इसी तरह छपा छपाया। तो इससे टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो सॉर्टिंग का मतलब ये है कि आपने सॉर्ट आउट किए हुए अलग अलग, दो अलग रीजन्स हैं, कोई मामला नहीं है। अभी एंट्रोपी ज़ीरो है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि प्रोसेस ही शुरू नहीं हुआ ना। जब हीट फ्लो करना शुरू करेगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, तो रैंडमनेस बढ़ना शुरू हो जाएगी।
मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, बेतरतीबी बढ़ना शुरू हो जाएगी, एंट्रोपी बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर सॉर्टिंग हो मतलब अलग अलग मामला अभी हो, अभी प्रोसेस शुरू ना हुआ हो, ये हॉट रीजन है, ये कोल्ड रीजन है, दोनों चीज़ें सॉर्ट आउट हुई हुई हैं, तो अभी एंट्रोपी क्या होगी? ज़ीरो होगी। अभी तो प्रोसेस ही नहीं शुरू हुआ ना भाई। जब हीट फ्लो करना शुरू करेगी तो ये सॉर्टिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है, नोट कर लिया। अब देखें सारे पॉइंट मैं बोर्ड पे नहीं लिखवा सकता, इससे तो बड़ी देर हो जाएगी ना, फिर डेरिवेशन जो है वो कैसे करवा पाऊँगा फिर मैं। अब यहाँ पर इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं, एंट्रोपी। डेरिवेशन बोलें तो आसान लफ्ज़ों में उसका फॉर्मूला, डेरिवेशन ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी को इस सिंबल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, आपको पता है ये बात। ये एस मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ मतलब देता है। इस फिज़िक्स में एक और दूसरी जगहों पे देखें तो ये एस डिस्टेंस का काम देता है, ठीक है। यहाँ पर ये एस जो है वो एंट्रोपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर चेंज इन एंट्रोपी देखें, चेंज इन एंट्रोपी की अगर हम बात करते हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा? डेल्टा एस। अभी मैंने आपको सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट दिया। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इसकी देखें, एक्सप्लेनेशन इस सॉर्टिंग के कॉन्सेप्ट से ही देखें, एक्सप्लेनेशन निकलती है। वो बोलता है एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, नोट करते रहिए। एक क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है भाई। आपको पता है कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर, और टेम्परेचर कांस्टेंट होने का दूसरा मतलब क्या है? इंटरनल एनर्जी जो U है ये भी कांस्टेंट होती है सिस्टम की, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट, ठीक है भाई। आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। आप इसमें हीट को ऐड कर रहे हैं, हीट को आप ऐड कर रहे हैं, हीट जो है वो ऐड कर रहे हैं। अगर हीट ऐड करेंगे सिस्टम में, मतलब उसको गर्म करेंगे, एक गैस है उसको अगर आप गर्म करेंगे, हीट अप करेंगे, उसमें हीट शामिल करेंगे, तो क्या होगा भाई? गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा ना, गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा। अब आप जो गैस को हीट अप कर रहे हैं उससे गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है। गैस का वॉल्यूम ये था, अब गैस का वॉल्यूम ये हो रहा है, ठीक है ना। गैस ज़्यादा एनर्जेटिक हो रही है, गैस के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा एनर्जेटिक हो रहे हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आप गैस को हीट अप करते हैं, गैस को हीट देते हैं, तो वो हीट किसके पास जाती है? गैस के मॉलिक्यूल्स की तरफ। गैस के मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी हरकत में है, मोशन में है। ये भी रैंडम मोशन है, ठीक है, अभी भी रैंडम मोशन ही है, लेकिन इस रैंडमनेस में इजाफा भी नहीं हुआ। अब होगा जब आप हीट ऐड कर देंगे। तो आप हीट दे रहे हैं इस गैस को, वो जा रही है हीट इसके गैस के मॉलिक्यूल्स के पास। गैस के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा ताकतवर हो रहे हैं, ज़्यादा एनर्जेटिक हो रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो गैस और उनकी रफ्तार भी बढ़ रही है, वो तेज़ी से हरकत कर रहे हैं। वो तेज़ी से हरकत कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? वो बिखरना शुरू होंगे, उनके वॉल्यूम में इजाफा होना शुरू हो जाएगा, वॉल्यूम में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। और वॉल्यूम में इजाफे का मतलब क्या है? डिसऑर्डरनेस में इजाफा, रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स में इजाफा। और रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स में इजाफा का मतलब क्या हुआ? एंट्रोपी में इजाफा, डिसऑर्डरनेस में इजाफा, एंट्रोपी में इजाफा। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि अगर और ये वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है तो हम वॉल्यूम को कनेक्ट कर सकते हैं। हम चेंज इन वॉल्यूम को कनेक्ट कर सकते हैं किसके साथ? एंट्रोपी के साथ। क्यों? क्योंकि गैस का वॉल्यूम पहले ये था, अब गैस का वॉल्यूम ये हो गया है। तो ये कब हुआ? जब रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस ज़्यादा हो गया, और रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस ज़्यादा हुआ है तो डिसऑर्डरनेस भी ज़्यादा हो गया है, बेतरतीबी भी ज़्यादा हो गई है। और ये कब हुआ है? ये जब ही हो सकता है जब वॉल्यूम में चेंज आए। तो चेंज इन वॉल्यूम से हम एंट्रोपी डिसऑर्डरनेस को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लॉजिकल बात है।
ये, ठीक है। अब इसका पॉइंट आप लिख लीजिए यहाँ। आइसोथर्मल प्रोसेस है ये, इसको भी मिटाता हूँ, ये मैंने दूसरी जगह नोट्स बनाए हुए थे। अच्छा ठीक है, इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस है, Q जो है वो आप ऐड कर रहे हैं, Q एडिड हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर जो है यहाँ पर कांस्टेंट है, टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट है। V जो है वो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ये सारा काम कब हो रहा है? जब आपने सिस्टम को Q दिया है, सिस्टम को आपने हीट दी है। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी ये भी कांस्टेंट है, इंटरनल एनर्जी ये भी कांस्टेंट है, ठीक है भाई। अब यहाँ फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि डेल्टा Q जो है वो बराबर है डेल्टा U प्लस डेल्टा W। मतलब जितनी भी हीट आप सिस्टम को देते हैं वो हीट जाके सिस्टम में क्या करती है, उसकी इंटरनल एनर्जी में इजाफा करती है और कुछ अमाउंट हीट का वर्क डन करता है, और कुछ अमाउंट हीट का जो है वो लॉस भी हो जाता है। खैर हम लॉस की तो बात नहीं कर रहे, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो लॉस की बात ही नहीं करता भाई, वो तो मुकम्मल की बात करता है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक दूसरे की थोड़ी सी जिद है इनडायरेक्ट में। तो आप 100 जूल्स अगर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उससे सिस्टम जो है आपका, गैस को ही ले लें, गैस के अंदर की इंटरनल एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की, उसमें इजाफा हो जाता है 40 जूल्स का। तो 60 जूल्स का आ गया, 60 जूल्स से वर्क डन हो गया। ये आसान सी बात कहती है, कौन कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ नहीं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। वो कहता है जितनी एनर्जी देंगे भाई उतनी एनर्जी आपकी ज़ाया नहीं जाएगी, नहीं वो सब इस्तेमाल में आ जाएगी। सेकंड लॉ बोलता है नहीं भाई, सारी इस्तेमाल में नहीं आएगी, कुछ ज़ाया भी हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर इस केस के अंदर हम देखते हैं टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट है। देखें टेम्परेचर का इंटरनल एनर्जी के साथ ताल्लुक है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अब ये इस इक्वेशन को देखें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर। अब अगर हम यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे लिखूँ तो डेल्टा Q जो है वो बराबर है डेल्टा U प्लस डेल्टा W, और ये डेल्टा Q जो है इसमें डेल्टा U क्या 0 है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि डेल्टा W जो वर्क डन है वो डेल्टा Q के बराबर, या फिर इसको यूँ भी लिख सकते हैं क्या कि डेल्टा Q जो है वो अब किसके बराबर है? डेल्टा W। मतलब जितनी आप हीट दे रहे हैं वो सब की सब वर्क डन में इस्तेमाल हो रही है इस आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट है, डेल्टा U 0 हो गया। अच्छा, अब आपको पता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन याद है, जिसमें वर्क किसके बराबर है? डेल्टा PV के। वर्क किसके बराबर है? डेल्टा PV के। तो यहाँ पर इसकी जगह पर मैं अब डेल्टा PV ले सकता हूँ, डेल्टा PV ले सकता हूँ, या फिर इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ P डेल्टा V। तो आपका डेल्टा Q जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? P डेल्टा V के। इसको नोट कर लीजिए भाई, P डेल्टा V। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए इसी के साथ, हैंस डेल्टा V। अब यहाँ पर क्या चीज़ साबित हो रही है कि वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो एंट्रोपी बढ़ रही है। तो इसका मतलब वॉल्यूम की मदद से आप एंट्रोपी को मेजर कर सकते हैं। वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो एंट्रोपी बढ़ रही है, डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है, बेतरतीबी बढ़ रही है, और अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो एंट्रोपी कम हो रही है। यहाँ पर एंट्रोपी की टाइप्स भी आएंगी, पॉजिटिव नेगेटिव वाली, ठीक है।
फाइनली हम ये देखते हैं कि डेल्टा एस जो है वो किसके बराबर है, डेल्टा क्यू अपॉन टेम्परेचर, डेल्टा क्यू अपॉन टेम्परेचर के। इसको नोट कर लीजिए, ये इक्वेशन आपकी बन गई। ये कैसे बन गई, डेल्टा वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्यू और टेम्परेचर के, ठीक है। यहाँ वॉल्यूम के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है और डेल्टा वी का और डेल्टा क्यू के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब जितनी ज़्यादा हीट बढ़ेगी उतना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा और टेम्परेचर कम हो जाएगा। ऐसे ही है ना, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ये नीचे आया हुआ है, डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब इन्वर्स रिलेशनशिप है। ऊपर वाला मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है। चार्ल्स लॉ को जहन में मत लाइएगा अभी, नहीं भाई उसने शर्त रखी है प्रेशर कांस्टेंट रखना है, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट नहीं हो रहा, यहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही है। तो चार्ल्स लॉ को जहन में नहीं लाना। आम रूटीन में चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ता है तो टेम्परेचर कम हो जाता है, तो इससे इन्वर्स रिलेशनशिप है टेम्परेचर से। और वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशनशिप है अमाउंट ऑफ हीट से। जितना आप हीट अप करेंगे उतना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप में ये होता है ना, एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है। इन्वर्स रिलेशनशिप में ये होता है कि एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी घटती है। और यहाँ पर अभी हम साबित कर चुके कि डेल्टा वी ही असल में ये डेल्टा वी ही असल में एंट्रोपी है, जिसको हम डेल्टा एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो और वी कैन से डेल्टा एस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हम ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। ये ऊपर वाले को मिटा दो यार, इससे अगर कन्फ्यूजन हो रही होगी। तो यहाँ पर अब इससे इक्वेशन बनेगी, डेल्टा एस जो है वो बराबर हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन टी के। टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है ना, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट, ठीक है भाई। तो ये आपका फॉर्मूला इस तरह से बन गया। ये ऊपर वाला स्टेप ख़त्म कर दो, ये वाला, ये डायरेक्ट हो गया मैं थोड़ा सा, ठीक है भाई। तो यहाँ से आने के बाद फिर हम यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ हीट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू एंट्रोपी। तो हम यहाँ पर इसकी जगह पर डेल्टा एस और ये आ गया, और ये फाइनली आपके पास इक्वेशन आ गई जिसकी मदद से आप एंट्रोपी को मेजर कर सकते हैं। तो यही तो बात कर रहा था रुडोल्फ क्लॉजियस जो है 1865 में, उसने ये सब इसीलिए तो किया है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट आपके पास आए, ठीक है। ये भी हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एंट्रोपी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। एंट्रोपी पॉजिटिव भी हो सकती है, डिसऑर्डरनेस पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। कैसे हो सकती है, अभी मैं वैसे बता दी थी ये बात में। इसमें सारा का सारा मामला किसके साथ है, हीट की फ़्लो के साथ। हीट फ्लो कर रही है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, ठीक है। हॉट बॉडी, हॉट रिजर्वियर कर लेते हैं इसको, हॉट रिजर्वियर टू कोल्ड रिजर्वियर, हीट फ्लो, फ्लो ऑफ हीट, फ्लो ऑफ हीट, फ्लो ऑफ हीट, ठीक है। तो हॉट बॉडी, हॉट रिजर्वियर से कोल्ड रिजर्वियर की तरफ फ्लो ऑफ हीट चल रहा है। तो ये हमारे पास जो है ये पॉजिटिव एंट्रोपी है, पॉजिटिव एंट्रोपी। नेचुरली यही हो रहा है ना, ये पॉजिटिव एंट्रोपी। दूसरा हमारे पास अगर कोल्ड रिजर्वियर से, जैसे कि रेफ्रिजरेटर वगैरह, कोल्ड रिजर्वियर टू हॉट रिजर्वियर, कोल्ड रिजर्वियर टू हॉट रिजर्वियर, अगर ऐसा मामला होगा तो हमारे पास एंट्रोपी क्या हो जाएगी, नेगेटिव एंट्रोपी होगी। इसको भी नोट कर लें भाई, इस पे सवाल आते हैं कि पॉजिटिव एंट्रोपी और नेगेटिव एंट्रोपी जो है। इसी को दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि हीट अगर आप ऐड कर रहे हैं, हीट अगर आप ऐड कर रहे हैं, हीट अगर आप ऐड कर रहे हैं इन अनदर वे,
और दूसरी तरीके से ये भी लिख लीजिए, गड़बड़ नहीं करनी। इन अदर वर्ड्स एक और तरीके से हम कह सकते, क्यू एडेड। अब कहाँ क्यू ऐड हो रहा है, हीट कहाँ ऐड हो रही है, जहाँ पर हीट पहुँच रही है। और हीट कहाँ से शुरू हो रही है, हॉट रिजर्वियर से कोल्ड रिजर्वियर की तरफ। तो कोल्ड रिजर्वियर की तरफ हीट जो है वो ऐड हो रही है, हीट जो है वो ऐड हो रही है, कोल्ड रिजर्वियर की तरफ हीट जो है वो ऐड हो रही है। तो इन अदर वर्ड्स क्यू एडेड, हीट जो है वो ऐड हो रही है, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं पॉजिटिव एंट्रोपी। और अगर Q जो है वो रिमूव हो रही है तो ये नेगेटिव एंट्रोपी है। ज़रा ध्यान रखिएगा इस बात का, हॉट रिजर्वियर से हीट रिमूव हो रही है, हाँ, ये गलती नहीं कीजिएगा। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि भाई हीट फ्लो हो रही है हॉट रिजर्वियर से कोल्ड रिजर्वियर की तरफ, आप बता दें ज़रा यहाँ पर एंट्रोपी कौन सी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। यहाँ पर एंट्रोपी कौन सी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये बात आपने याद रखनी है, जहाँ हीट ऐड हो रही है वहाँ पॉजिटिव एंट्रोपी है, और जहाँ से हीट रिमूव हो रही है वो नेगेटिव एंट्रोपी है। ठीक हो गया भाई, आगे चलें, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये है क्या, रिजर्वियर एक है जिसको हमने क्या नाम दिया है, T1 का, ठीक है। ये रिजर्वियर है, हमने जिसको T1 का नाम दिया है। हाँ, जिसको हमने T1 का नाम दिया। ये दूसरा रिजर्वियर है जिसको हमने T2 का नाम दिया। अब इस पे से T1 पे से एट T1 यहाँ पर क्या हो रहा है, एट T1 डेल्टा एस एट डिक्रीज बाय। अब यहाँ पर डेल्टा एस इज डिक्रीजिंग, यार ये T1 याद रखिएगा, ये हॉट रिजर्वियर है जहाँ पर हीट ज़्यादा है, ठीक है। और ये T2 कोल्ड रिजर्वियर है, तो हॉट से कोल्ड की तरफ हीट जा रही है, तो यहाँ से हीट लॉस हो रही है, यहाँ से हीट का लॉस हो रहा है, यहाँ से हीट रिमूव हो रही है, नेगेटिव एंट्रोपी। तो डेल्टा एस इज़ डिक्रीजिंग, यहाँ से डिक्रीज़ हो रही है। और डेल्टा एस कहाँ इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ हीट यहाँ से यहाँ आ रही है, T2 कोल्ड के ऊपर इंक्रीज़ हो रही है। और अगर हीट यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है, कोल्ड रिजर्वियर की तरफ हीट आ रही है, तो इसका मतलब एंट्रोपी भी इसी तरफ आ रही है, एंट्रोपी भी इसी तरफ आ रही है। तो एट T1 हॉट पे हम कह सकते हैं कि एंट्रोपी इज़ डिक्रीजिंग, वहाँ डिक्रीज़ हो रही है। और कितना डिक्रीज़ हो रही है, बाय Q अपॉन T1, बाय Q अपॉन T1, ठीक है भाई, लॉस ऑफ हीट हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, एट T2 यहाँ पर अगर हम देखें तो डेल्टा एस इज़ इंक्रीजिंग, डेल्टा एस इज़ इंक्रीजिंग बाय Q अपॉन T2, बाय Q अपॉन T2, ठीक है भाई। अब हीट जो है वो हॉट रिजर्वियर से कोल्ड रिजर्वियर की तरफ आ रही है, हीट फ्लो हो रहा है, हीट फ्लो हो रहा है। और हीट हमेशा ज़्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ फ्लो करती है, T1 से T2 की तरफ फ्लो करेगी हीट हमेशा। तो यहाँ हॉट रिजर्वियर से क्या हो रहा है, एट T1 जो हॉट रिजर्वियर है, डेल्टा एस इज़ डिक्रीजिंग बाय Q अपॉन T1 एट T2, ये T2 के ऊपर कोल्ड रिजर्वियर की तरफ डेल्टा एस इज़ इंक्रीजिंग बाय Q अपॉन T2। तो कोल्ड रिजर्वियर की तरफ एंट्रोपी बढ़ रही है, हॉट रिजर्वियर की तरफ एंट्रोपी कम हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये
T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 इज ग्रेटर देन T2, कि T1 जो है वो ग्रेटर देन T2 होगा। टेम्परेचर ज़्यादा है ना, यहाँ टेम्परेचर कम है ना T2 के ऊपर, गड़बड़ मत कीजिएगा, बार बार कह रहा हूँ। T1 पे टेम्परेचर ज़्यादा है, T2 पे टेम्परेचर कम है। उल्टा मामला है, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ एंट्रोपी कम है, जहाँ टेम्परेचर कम है वहाँ एंट्रोपी ज़्यादा है। ठीक है, और एंट्रोपी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? Q/T से। याद है, अभी मैंने बताया था, अभी पीछे हमने देखा था कि ये किसके बराबर है? Q/T, इसके बराबर है। अब T2 के ऊपर जो है वो एंट्रोपी ज़्यादा होगी ना, तो हम ये कह सकते हैं कि एट T2 डेल्टा S इज ग्रेटर देन एट T2 डेल्टा S इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर, ये लिख लें, डेल्टा S इज ग्रेटर एट T1 डेल्टा S लेसर। और डेल्टा S किसके बराबर है? Q/T। तो इसी मुनासबत से देखें अब बनेगा, इसी मुनासबत से हम कह सकते हैं कि डेल्टा S, और यहाँ पर टेम्परेचर उल्टा इन्वर्स रिलेशनशिप है भाई, इन्वर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, तो यहाँ पर T1 के ऊपर हमारे पास क्या है? T1 के ऊपर हमारे पास Q/T1 है, जहाँ पर एंट्रोपी क्या है? कम है T1 के ऊपर। T2 पे एंट्रोपी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर हीट कम है। तो अब मैं यहाँ पर तो इसको कह रहा हूँ मैं कि T1 इज ग्रेटर देन T2, लेकिन अगर मैं एंट्रोपी की बात करूँगा तो फिर एंट्रोपी किसके बराबर हमने रखी है यहाँ पर? ये एंट्रोपी बराबर होगी Q/T1। एट T2 की बात करें तो Q/T2, और T1 की बात करें तो Q/T1। तो हम यहाँ कह सकते हैं फिर इस तरह से कि Q/T2 इज ग्रेटर देन Q/T1। यार गड़बड़ नहीं करना, देखो उल्टा मामला है यहाँ पर, गड़बड़ नहीं करना, गड़बड़ नहीं करना। यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ टेम्परेचर कम है, ऐसी बात है। ये गर्म ऑब्जेक्ट है, ये ठंडा ऑब्जेक्ट है। जो ठंडा ऑब्जेक्ट है वहाँ पर हीट ऐड हो रही है, तो जहाँ हीट ऐड हो रही है वहाँ एंट्रोपी ज़्यादा हो रही है। और एंट्रोपी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहाँ पर? डेल्टा S से। और इसी को हम किससे आगे बता रहे हैं? डेल्टा S किसके बराबर है? Q/T के। तो इसी मुनासबत से हम कहेंगे कि Q/T2 यानी कि T2 पे जो एंट्रोपी है, Q/T2 यानी T2 पे जो एंट्रोपी है वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू Q/T1, वो एंट्रोपी जो T1 पे है। आया? क्लिक हुआ? थोड़ा बहुत हुआ, चलो सही है, थोड़ा बहुत तो हुआ ना। बैक करके दोबारा मेरी बात सुनो। तो यहाँ तक पहुँच गए हम, यहाँ तक पहुँच गए हम, यहाँ से हमने शुरू किया था। T1 हॉट है, T2 कोल्ड है। T1 के ऊपर डेल्टा S डिक्रीज़ हो रहा है बाय Q/T1, T2 के ऊपर डेल्टा S इंक्रीज़ हो रहा है बाय Q/T2। हालांकि T1 इज़ ग्रेटर देन T2, लेकिन एट T2 डेल्टा S इज़ ग्रेटर, एट T1 डेल्टा S इज़ लेसर। उल्टा सिस्टम है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये ग्रेटर है T2 के ऊपर, तो इसका मतलब Q/T2 इज़ ग्रेटर देन Q/T1। ठीक है, आगे चलें। बस ये हो गई डेरिवेशन। थोड़ा सा एक काम रह गया। अरे सर अभी थोड़ा सा काम अभी भी रहता है कि यार थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा अभी हो जाएगी, थोड़ा सा रह गया, बस टेंशन नहीं लेनी। इतनी टेंशन दे दी है बोल रहे हैं टेंशन नहीं लेनी। अब इसी को हम यहाँ पर इसी से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसी से कंटिन्यू करेंगे। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, Q/T2 इज़ ग्रेटर देन Q/T1। ठीक है भाई,
अब यहाँ पर अगर हम इसका नेट एंट्रोपी निकालें, नेट एंट्रोपी अगर आप फाइंड, जब हम नेट की बात करते हैं ना तो हम बोलते हैं कि भाई प्लस माइनस कर दो। अब आपको क्लियरली पता है कि यार वो जो कोल्ड बॉडी है वहाँ पर एंट्रोपी ज़्यादा है और जो हॉट बॉडी है वहाँ एंट्रोपी कम है। अगर नेट एंट्रोपी बोल रहा हूँ तो मतलब माइनस करना पड़ेगा, तभी जाके पता चलेगा। ठीक है, माइनस करना पड़ेगा नेट एंट्रोपी अगर आपको निकालनी है। तो नेट एंट्रोपी, जिसको मैं कहूँगा नेट डेल्टा एस, अगर आपको फाइंड आउट करना है तो फिर Q अपॉन T2 में से माइनस करना पड़ेगा Q अपॉन T1 को। ठीक है, और ये जो है, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि Q अपॉन T2 ये जो एंट्रोपी है कोल्ड रिजर्वियर के ऊपर ये ज़्यादा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, ये पॉजिटिव एंट्रोपी है, पॉजिटिव एंट्रोपी एट T2। ठीक है भाई, और T1 के बारे में हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर नेगेटिव एंट्रोपी है। अच्छा, इसका SI यूनिट सिस्टम देख लीजिए। इसका यूनिट भी कोई होगा, इसका यूनिट भी कोई होगा, SI यूनिट, SI यूनिट एंट्रोपी का ये है जूल्स पर केल्विन, इसी को हम लिखते हैं, और जूल्स केल्विन -1, ये इसका यूनिट आ गया। अच्छा, ये अब हमारा पहला टॉपिक हो गया एंट्रोपी वाला। दूसरा वाला टॉपिक जो है वो भी देख लें। अच्छा, एनर्जी का कोई ताल्लुक है क्या एंट्रोपी के साथ? देखें भैया, हीट की अगर बात हो रही है तो एनर्जी की तो बात होगी ना यार। अगर डिसऑर्डरनेस हो रहा है, रैंडमनेस बढ़ रहा है, उस रैंडमनेस को, उस डिसऑर्डरनेस को आप एंट्रोपी का नाम देते हैं, तो एनर्जी का भी तो कोई ना कोई यहाँ किरदार है ना यार, उसको कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर एंट्रोपी बढ़ती है तो एनर्जी क्या होगा, एनर्जी डीग्रेड होती है या अपग्रेड होती है? अब ये डीग्रेड अपग्रेड होने से मतलब ये नहीं है कि एनर्जी ख़त्म हो रही है, ना बाबा, ना ना ना। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऐसा नहीं है। जो अमाउंट एनर्जी का मौजूद है कायनात में वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। तो अगर एंट्रोपी बढ़ रही है तो इसका मतलब एनर्जी, अब यहाँ पर डीग्रेड का क्या मतलब, डीग्रेड का मतलब है काबिल इस्तेमाल होना। आपको पता है ना, एनर्जी वो हीट एनर्जी जो कि वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है वो तो हमारे लिए काम की है, और वो हीट एनर्जी जो कि वेस्ट हो रही है, ज़ाया हो रही है, अनअवेलेबल है फॉर यूज़फुल वर्क के लिए, वो एनर्जी हमारे लिए बेकार है। ठीक है, ज़ाया नहीं हुई। जो बेकार एनर्जी है, जो हमारे काम में नहीं आ रही, उसको हम कहते हैं कि एनर्जी का डीग्रेड हो जाना। तो क्या एनर्जी डीग्रेड हो रही है एंट्रोपी में? ये टॉपिक है, एनर्जी इज डीग्रेडेड, एनर्जी इज डिग्रेडेड, सॉरी, इंक्रीज इन एंट्रोपी। मार्कर भी धोखा देना शुरू कर देते हैं, क्या करें। इंक्रीज इन एंट्रोपी, इंक्रीज इन एंट्रोपी means degradation of energy, degradation of energy। इसके लिए आपको एक रिजर्वियर है, हीट रिजर्वियर है, ये क्या हमारे पास T1 है, ये हायर टेम्परेचर पे। अच्छा, यहाँ पर देखिए ज़रा, तीन जो है ना टेम्परेचर आएंगे,
3 स्टेप्स आएंगे, ये बात जहन में रखिएगा। यहाँ पर हमारे पास T1 है, उसके बाद T0 है और उसके बाद T2 है। हमने ये चेक करना है कि यार जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, ये ज़्यादा टेम्परेचर पे है, ये कम टेम्परेचर पे है, फिर ये इससे कम टेम्परेचर पे। मतलब अगर मैं इसका टेम्परेचर कहूँ तो ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। ये मामला है, इसको नहीं छोड़ना है आपने, वरना आप गुम हो जाएंगे। क्योंकि हमने यही चेक करना है कि एनर्जी जब हम यहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं, ये हॉट बॉडी है, ये कोल्ड बॉडी है। हमने ये देखा है कि यहाँ से हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट ऐड हो रही है, तो हम कह रहे हैं कि एंट्रोपी बढ़ रही है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ से जब यहाँ पर आएगी हीट, तो एज़ कम्पेयर टू T0 और T2, T0 जो है इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसके पास अमाउंट ऑफ हीट ज़्यादा है, इसके पास अमाउंट ऑफ हीट कम है। तो जब यहाँ से यहाँ पर फ्लो होगा हीट का, या यहाँ से यहाँ पर फ्लो होगा हीट का, हाँ ऐसा भी तो हो सकता है। कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ भी तो जाती है हीट, जाती है नहीं जाती? जाती है, रेफ्रिजरेटर में होता है ना। तो अगर हीट यहाँ से यहाँ जाएगी तो एंट्रोपी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? आप यहाँ पर हीट ऐड कर रहे हैं और यहाँ पहले वाले केस में यहाँ से यहाँ पर हीट ऐड हो रही है। इसमें हमें एनर्जी को देखना है कि डिग्रेड हो रही है या नहीं हो रही। भाई ये टोटल मैथमेटिक्स की ज़बान है, इसलिए ज़रा दिल थाम के बैठिएगा। तो ये हमारे पास रिजर्वियर है जिसको हमने T1 का नाम दे दिया, इसको नोट कर लें अपने पास, ये ज़रूरी है, ठीक है। T1 का नाम दे दिया। यहाँ पर हीट जो है क्या है? Q है। अच्छा, दूसरा रिजर्वियर हमारे पास कौन सा है? हीट रिजर्वियर। दूसरा हमारे पास T0, ठीक है। और ये क्या है? यहाँ पर टेम्परेचर लोअर है। अच्छा, उसके बाद आपको पता है जो कार्नोट इंजन है या हीट इंजन है वो वर्क किस में करता है? वो इसी में वर्क करता है कि वो हॉट बॉडी से एनर्जी लेके कोल्ड बॉडी की तरफ जाता है। तो यहाँ पर भी एक कार्नोट इंजन मौजूद है, कार्नोट इंजन मौजूद है। ये कार्नोट इंजन जो है वो हीट यहाँ से लेगा T1 से और T2 की तरफ आएगा, तो T0 की तरफ, सॉरी T0 की तरफ आएगा, T0 की तरफ आके हीट ऐड होगी वर्क की शक्ल में, ठीक है। तो ये कार्नोट इंजन क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब्स हीट Q फ्रॉम T1। वर्क डन भी यहाँ पर हो रहा है, डू वर्क, वर्क डन भी ऑब्वियस सी बात यहाँ पर हो रहा है, डू वर्क, क्योंकि ये हीट थोड़ी ना आएगी यहाँ पर भाई, वो हीट यहाँ पर आके वर्क डन में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पर जो वर्क डन हो रहा है वो W1 हो रहा है, W1 हो रहा है। और आपको पता है वर्क डन अगर हमें देखना हो तो हम कहते हैं क्या? इसको आसान सी ज़बान में हम क्या कहते हैं? Q1 माइनस Q2। तो वर्क डन अगर हमने देखना है, Q1 हमारे पास क्या था? जो हीट हमने सप्लाई की है। Q2 हमारे पास क्या है? वो हीट जो हमारी ज़ाया हो गई है। इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। याद है ना, 100 रुपये का पेट्रोल डलवाया, 70 रुपये का पेट्रोल ज़ाया हो गया, तो वर्क डन कितने पेट्रोल का हुआ? 30 रुपये के पेट्रोल का हुआ। ये वही है। तो ये Q1 माइनस Q2, ये बात याद रखिए। कितनी बातें याद रखें सर, कितनी बातें याद रखें। और कोई ज़िंदगी में काम ही नहीं है हमारे, तो आप तो पढ़ा के चले जाते हैं, मुसीबत तो हमारे लिए हो जाती है ना, क्या करें भाई। वेल ये तो खैर, वर्क डन जो है यहाँ पर Q1 माइनस Q2। तो यहाँ पर ये Q1 क्या है? ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो कि आपने ज़्यादा दिया है, ये 100 जूल्स हीट है। और ये कौन सा है जो आपका वेस्ट हो गया है? 70 जूल्स हीट। तो कितना बचा? 30 जूल्स हीट की मदद से आपका क्या हुआ? वर्क डन हो गया। ये मिसाल देके मैंने आपको समझाई है ताकि Q1 और Q2 में आप गुम ना हो जाएं।
ये सिर्फ Q1 और Q2 समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, हकीकत में ये Q1 और Q2 में शामिल नहीं करूँगा। यहाँ पर Q2 जो है उसकी जगह पर, अच्छा बताता हूँ अभी। बहरहाल तो अगर हम यहाँ पर उसके बाद एफिशिएंसी नोट करना चाहते हैं तो आउटपुट देखते हैं, आउटपुट को इनपुट में देखते हैं। मतलब आउटपुट हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, 30 रुपये का पेट्रोल, 30 जूल्स का रिजल्ट मिल रहा है। और इनपुट हमारा कितना है, 100 जूल्स का। तो 100 जूल्स ज़्यादा, और ये क्या है हमारे पास, तो ये हो जाएगा, इनपुट हमने कितना हीट दिया है, इनपुट हमने दिया है Q1, और आउटपुट हमें क्या मिला है, आउटपुट हमें इनका डिफरेंस मिला है। यही है ना आउटपुट हमारा, यानी कि वर्क डन, यानी कि वर्क डन। और वर्क डन किसके बराबर है, Q1 माइनस Q2 के बराबर। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। एफिशिएंसी इसी से मेजर करते हैं ना, तो इसकी एफिशिएंसी से पता चलेगा कि एनर्जी डिग्रेड हो रही है या नहीं हो रही। अब यहाँ पर हमें पता है कि ये जो हमारे पास, अब इसमें चेंजेस करते हैं, क्योंकि देखिए टाइम नहीं है, मैंने पुरानी सिर्फ Q1 Q2 आपको समझाने के लिए लिया था ताकि आपके जहन में ये बात बैठ जाए। अब यहाँ पर जो हमारे पास वर्क डन है ना, उसमें हम Q1 Q2 नहीं लेंगे भाई। वर्क डन के अंदर अब जो हम लेंगे वो हम लेंगे T1 और T नोट, इसको लेंगे। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, T1 और T नोट, और यहाँ पर T1, और ये क्या बन जाएगा फिर, ये हमारे पास बन जाएगा T नोट, और ये बन जाएगा T1। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि W1 अपॉन Q1 जो है वो बराबर है, और ये जो ये भी T1 हो जाएगा, ये भी सॉरी Q1 Q अच्छा ये Q1 Q2 तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था ताकि पिछली लेक्चर्स जो हैं उनसे आपका कनेक्शन आसानी के साथ बन जाए। यहाँ पर हीट को सिर्फ Q से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो ये Q आएगा। तो यहाँ पर ये W1 अपॉन Q जो है अगर वो इसके बराबर है तो इसके भी तो बराबर है भाई, है ना। तो मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ कि ये जो है वो W1 अपॉन Q जो है वो बराबर है 1 माइनस T नोट अपॉन T1। और मैं Q को अगर यहाँ ले जाऊँ तो ये हो जाएगा, यार जगह का मसला हो रहा है, यहाँ लिख लूँ, यहाँ देखो एरो बना के यहाँ लिख रहा हूँ। तो W1 बराबर हो जाएगा Q और 1 माइनस T नोट अपॉन T1। ये आपके पास वर्क डन आ गया, ठीक है भाई, ये आपके पास वर्क डन आ गया। कौन सा वर्क डन आ गया, जब T1 से T नोट की तरफ हीट ने फ्लो किया है। T1 हायर टेम्परेचर पे है, T नोट लोअर टेम्परेचर पे, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन बनी है वर्क डन की। अब हम कंपैरिजन करेंगे ना, यही हमारा टॉपिक है ना कि अगर एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो क्या मतलब इसका डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी हो रही है। तो अब यहाँ से जब यहाँ पर आएंगे T नोट से जब हम T2 के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर भी हम चेक करेंगे कि हमारी एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक एंट्रोपी ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक एंट्रोपी और ज़्यादा है, क्योंकि हीट बिलतरतीब कम हो रही है ना, एंट्रोपी बढ़ रही है, रैंडमनेस बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सट्रीम वॉल्यूम होगा इस जगह के ऊपर बहुत ज़्यादा। तो हमने इस एनर्जी को भी ज़रा चेक करना है कि एंट्रोपी तो बढ़ रही है लेकिन क्या एनर्जी भी बढ़ रही है, डिग्रेड हो रही है एनर्जी, वेस्ट एनर्जी में इजाफा हो रहा है। यहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं, वेस्ट एनर्जी में और इजाफा हो रहा है, यहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं, वेस्ट एनर्जी में और इजाफा हो रहा है, डिग्रेड हो रही है एनर्जी। और अभी आप देखेंगे, मैथमेटिकली देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, W1 इज इक्वल टू
क्यू, अच्छा इसके साथ ब्रैकेट भी आएगा यार, सॉरी, ये ब्रैकेट भी आएगा, ये ब्रैकेट भी आएगा, ठीक है भाई। बहरहाल ये पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे, ब्रैकेट 1 माइनस टी नॉट अपॉन T1, ठीक है भाई। अब ऐसी हमें इक्वेशन और ड्राइव करनी है। याद है अभी मैंने बताया था कि T1 से T0 तक का टेम्परेचर चलेगा, T0 से T2 तक का टेम्परेचर चलेगा। अब ज़रा T0 से T2 की तरफ जाएंगे, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। सेम सिचुएशन होगी, बिल्कुल कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सेम सिचुएशन होगी, सिर्फ इन्वर्स मामला हो जाएगा, इन्वर्स मामला हो जाएगा। नाउ T0 टू T2, T0 टू T2, T0 टू T2, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एफिशिएंसी किसके बराबर है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आउटपुट हमारे पास क्या है यहाँ पर W2, और इनपुट हमारे पास क्या है, वही Q है, और आउटपुट हमारे पास फिर यहाँ W2 किसके बराबर होगा, W1 किसके बराबर है, देखें Q1 माइनस T2, ठीक है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट काम करूँगा, ये बात रखिएगा ज़रा, ये सारे स्टेप्स वही होके यहाँ तक पहुँचेंगे हम, 1 माइनस, और अब यहाँ पर हमारे पास आया था T0 और T1। अब जो है वो हम T0 से T2 तक देखेंगे, T0 से T2 तक देखेंगे, ये हमारे पास बनेगा। तो W2 जो है वो हमारे पास आएगा Q1 माइनस T0 और T2, दोनों को कंपेयर कर लें, दोनों को कंपेयर कर लें। W1 जो है 1 माइनस T0 अपॉन T1 है, W2 Q 1 माइनस T0 अपॉन T2 है। अच्छा और क्या है, बस हो गई। अच्छा ये भी हो गया, बस आखिरी स्टेप यहाँ पर अब बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर हमारे पास अगर W1 माइनस W2 में करता हूँ, W1 माइनस W2 में ये करता हूँ, तो इसका मतलब ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी ना यहाँ पर, ये Q W1 हमारे पास है 1 माइनस T0 अपॉन T1 माइनस Q 1 माइनस T0 अपॉन T2। बस इसको मैथमेटिकली जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो रिज़ल्ट बनेगा वो बनेगा Q अपॉन T2 माइनस Q अपॉन T1। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है, ये मैथमेटिकल फॉर्म है। W1 माइनस W2 इज इक्वल टू Q अपॉन T2 माइनस Q अपॉन T1। यहाँ पर आपको ये Q अपॉन T1 क्या बता रहा है और Q अपॉन T2 क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है डिक्रीज़ इन एंट्रोपी, और ये आपको बता रहा है इंक्रीज़ इन एंट्रोपी, ठीक है। कंपैरिजन अगर करें ना यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है भाई, ये डेरिवेशन भी हो गई, बस काफ़ी है, इससे आगे और क्या बताऊँ यार, मैं भी थक गया, आप भी थक गए हो। तो यहाँ पर आखिरी चीज़ नोट कर लें, फिर अभी आखिरी चीज़ नोट कर लें, बस कर दें सर, बस मैं भी थक गया हूँ यार। तो W1 जो है इज़ ग्रेटर देन W2, ठीक है, W1 इज़ ग्रेटर देन W2। तो वो वर्क डन जो यहाँ से यहाँ पर हुआ वो ज़्यादा था उस वर्क डन के मुकाबले में जो यहाँ से यहाँ हुआ। बात समझ रहे हैं आप यार एनर्जी को चेक करना चाहते हैं ना, एनर्जी डिग्रेड हो रही है अपग्रेड हो रही है, ज़्यादा एनर्जी जो है वो काम में एनर्जी ज़ाया हो रही है या फिर काबिल इस्तेमाल हो रही है। याद है वेस्टेज ऑफ एनर्जी,
पहले स्टेप में यहाँ से यहाँ तक और आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ, अगर T1 से यहाँ तक आए हैं तो 70 रुपये का लॉस हो रहा था ना, 30 रुपये का पेट्रोल इस्तेमाल में आ रहा था। और T2 से T0 से T1 की तरफ आए तो अब पता चल रहा है कि यार 90 रुपये का लॉस हो रहा है, 90 रुपये का लॉस हो रहा है, और 10 रुपये सिर्फ जो है वो उससे वर्क डन हो रहा है। तो वर्क डन जो पहला वाला हुआ वो ज़्यादा था क्योंकि एनर्जी ज़्यादा थी भाई, और वर्क डन जो दूसरा वाला हुआ वो कम था क्योंकि एनर्जी कम थी। तो अगर वर्क डन ये ज़्यादा है ये कम है तो इसका मतलब ये एनर्जी ज़्यादा है ये एनर्जी कम है। W1 एनर्जी कहाँ पे थी हमारी, इसके ऊपर। W2 एनर्जी कहाँ थी हमारी, इसके ऊपर। तो अगर आपके वर्क डन में फ़र्क पड़ रहा है तो इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे एंट्रोपी बढ़ रही है ना, वैसे वैसे आपकी एनर्जी डिग्रेडेशन भी बढ़ रही है। एनर्जी का वो अमाउंट जो कि वेस्ट हो रहा है वो बढ़ रहा है। ठीक है भाई, इसको इंटरप्रेट कर लीजिएगा। अब ये आखिर के दो टॉपिक, ये एनर्जी इज़ डिग्रेडेड ड्यूरिंग ऑल नेचुरल प्रोसेसेस, ये क्या है? तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, मैं अभी आपको बता देता हूँ, ये ओरली बता दूंगा। ये दोनों टॉपिक मौजूद हैं। नेचुरल प्रोसेस जितने भी हैं ना हमारी कायनात के अंदर, पूरी हमारी ज़मीन को लें, ज़मीन से बाहर आपको चाँद नज़र आता है, सूरज है और दूसरे सैयारे हैं, ठीक है, कहकशाएँ हैं और लाखों करोड़ों कहकशाएँ हैं। ये पूरे की पूरी जो कायनात है, यूनिवर्स अल्लाह ताला ने तख्लीक की है, इसके अंदर जितने नेचुरल प्रोसेसेस हो रहे हैं सब के सब ये एंट्रोपी बताते हैं। एंट्रोपी बताते हैं। नेचुरल प्रोसेसेस के अंदर हीट फ्लो होता है ज़्यादा मकदार से कम मकदार की तरफ, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ। ये अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा है। कहीं भी देख लें आप, पूरी यूनिवर्स में हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ हीट फ्लो हो रहा है। यार तो पूरी यूनिवर्स में अगर यही हो रहा है भाई, तो इसका मतलब जितने नेचुरल प्रोसेसेस हैं उन सब में भी यही हो रहा है, कुदरती तौर पर होने वाला। तो नेचुरल प्रोसेसेस जितने भी हो रहे हैं सब में डिग्रेडेशन हो रही है, सब में एंट्रोपी बढ़ रही है। ये इसका बुनियादी कॉन्सेप्ट है। ये यहाँ पर आपको यही बताता है कि एनर्जी इज़ डिग्रेडेड ड्यूरिंग ऑल नेचुरल प्रोसेस। जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं सब के अंदर एनर्जी जो है वो डिग्रेड हो रही है। क्यों? क्योंकि सारे नेचुरल प्रोसेसेस के अंदर जो है वो एंट्रोपी बढ़ रही है। और मैंने अभी आपको बताया कि एंट्रोपी अगर बढ़ रही है तो आपकी एनर्जी डिग्रेड हो रही है, बेकार एनर्जी का इजाफा हो रहा है जिसको आप वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपकी वेस्टेज ऑफ एनर्जी बढ़ रही है जैसे जैसे एंट्रोपी बढ़ रही है, और सारे नेचुरल प्रोसेसेस के अंदर एनर्जी डिग्रेड हो रही है इस तरह से। सिस्टम टेंड्स टू बी बिकम लेस ऑर्डरली ओवर टाइम, ये बात भी सही है। हमारी ये पूरी कायनात की अगर हम बात करते हैं, पूरी यूनिवर्स की, धीरे धीरे ये लेस स्टेबल हो रही है वक्त के साथ साथ लेस स्टेबल हो रही है, लेस ऑर्डरली अवेलेबल। देखें पूरी कायनात के अंदर अगर एंट्रोपी चल रही है, डिसऑर्डर चल रहा है, पूरी कायनात में हम देख रहे हैं कि हीट जो है वो ज़्यादा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ जा रही है, और हीट के इस तरह जाने से एंट्रोपी भी बढ़ रही है। तो इसका मतलब पूरी कायनात में एंट्रोपी बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी पूरी कायनात लेस ऑर्डरली हो रही है वक्त के साथ साथ, लेस ऑर्डरली हो रही है वक्त के साथ साथ, बेतरतीबी आपकी पूरी कायनात में बढ़ रही है। आपकी साइंस ये बताती है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब ये एंट्रोपी इतनी बढ़ जाएगी कि यूज़फुल एनर्जी बहुत थोड़ी ही रह जाएगी और वेस्ट एनर्जी का बहुत इजाफा हो जाएगा जिससे आप कोई काम नहीं ले सकते। उसकी वजह एंट्रोपी का बढ़ जाना है। तो आपकी ये कायनात ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म, टाए फिश, साइंस ही बताती है पूरी कायनात के अंदर। और मुस्लिम बिलीव हमारा तो ये है कि भाई क़यामत आएगी। अब साइंस भी यही कहती है, इसी को तो क़यामत कहते हैं यार, और किसको कहते हैं आप बताइए ना। साइंस भी तो मानती है ना, एंट्रोपी यही तो बता रही है, डिग्रेड हो रही है एनर्जी, और वक्त के साथ साथ आप देखें आपको क्या लगता है, मुस्लिम बिलीव भी तो ये कहता है क़यामत आएगी। साइंस जो है वो एंट्रोपी में क़यामत आने की बात करती है, हम कहते हैं अल्लाह ताला ने बोला है क़यामत आएगी। तो यहाँ तो बात मान लेते हो यार, यहाँ बात नहीं मानते, नाराज़ हो जाते हो। क्या करें भाई। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगले पार्ट के अंदर जो है हम देखेंगे वर्कड एग्जाम्पल्स और सेल्फ असेसमेंट। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।